नमस्कार। आप सबका स्वागत है। बच्चों, पिछले क्लास में मैं जूझ पर चर्चा की थी, उसी का शेष भाग आज मैं पढ़ाऊंगी। जूझ यानी परिश्रम करना, मेहनत करना, संघर्ष करना। मेहनत करने से सफलता कदम चूमेगी। बच्चों, मैं यहाँ तक पढ़ाई थी कि आनंद के पिता ने उस पे जुआ खेलने, कंडे बेचने, चारा बेचने, सिनेमा देखने, खेलने जाने अनेक तरह का आरोप लगाए थे। आनंदा ने अपने उत्तर से दसाई सरकार को संतुष्ट कर देता है। अब मैं आगे पढ़ाती हूँ। आनंदा के पिता ने आनंदा से यह वचन ले लिया कि सुबह 11 बजे तक खेत पर काम करना पड़ेगा। खेत से ही पाठशाला जाना और छुट्टी के बाद घंटा भर पशु चराना तथा काम की अधिकता पर कभी कभी छुट्टी भी लेनी पड़ेगी। लेखक ने सभी शर्तें स्वीकार कर लेता है। आनंदा 5वीं कक्षा से जाकर बैठने लगा। कक्षा में गली के 2 लड़कों के अतिरिक्त सभी अपरिचित थे। सभी लड़के आनंदा से कम उम्र के थे। आनंदा बाहरी अपरिचित के समान बेंच के एक कोने पर जा बैठता है। कक्षा के शरारती लड़के ने लेखक की खिल्ली उड़ाती है और उसका गमछा छीनकर मास्टर की बेंच पर रख देता है। आनंदा की धोती की लॉन्ग खोल देती है। पाठशाला के बच्चे तरह तरह के आनंदा को परेशान करते हैं। इस दशा को देखकर आनंदा घबराने लगता है। उसका मन उदास हो गया। उसने माँ से कहकर एक नई टोपी और चड्डी मंगवा ली और स्कूल नए ड्रेस में जाने लगे। गणित के अध्यापक शरारती लड़कों की पिटाई करते थे। कक्षा में शरारत कम होने लगी। बसंत पाटिल आनंद से आयु में छोटा था, किंतु पढ़ने में बहुत होशियार था। वह कक्षा का मॉनिटर था। स्वभाव से शांत था। घर से पूरी तैयारी करके आता था। पहली बेंच पर बैठता था। कक्षा में उसका सम्मान था। आनंद ने भी बसंत पाटिल के समान पूरा ध्यान पढ़ाई पर लगा दिया। वह हमेशा कुछ न कुछ पढ़ता रहता। मन की एकांत के कारण वह गणित समझ में आने लगा। बसंत पाटिल के समान लेखक भी लड़कों के सवाल जांचने लगे। उसकी बसंत से दोस्ती हो गई। मास्टर जी प्रसन्न होकर उसे आनंदा नाम लेकर पुकारने लगे। मास्टर के अपनेपन और बसंता की मित्रता के कारण उसका पाठशाला में मन लगने लगा। सौदलगेकर मराठी के अध्यापक थे। वे बहुत लीन होकर पढ़ाते थे। उन्हें मराठी और अंग्रेजी की बहुत कविताएं कंठस्थ थी। उनका गला सुरीला था। छंद और लय का ज्ञान था। वे कविता के साथ ऐसे जोड़ते कि अभिनय करके भावबोध कराते। वे स्वयं भी कविता करते थे। कभी कभी कक्षा में अपनी कविता सुना भी देते। आनंदा लीन होकर सुनता था। जब आनंदा लेखक खेत पर पानी लगाता और भैंस चराता, तब वह एकांत में कविता को मास्टर के हाव भाव, यति गति, आरोह अवरोह के अनुसार गाता, मास्टर की तरह अभिनय करता। उसी समय उसने अनुभव किया कि मास्टर की तरह अन्य कविताएं भी पढ़ी जा सकती है। इन कविताओं का आनंद पर प्रभाव हुआ
कि उसे पानी लगाते और भैंस चराते हुए अकेलापन महसूस नहीं होता था। आनंदा अपने आप में ही मस्त रहने लगा। उसे एकांत अच्छा लगने लगा। आनंद ऊंची आवाज में कविता गाता, अभिनय करता और कभी कभी नाचने लगता। आनंदा ने कविता गाने की अपनी पद्धति सीख ली। आनंदा मास्टर की अपेक्षा ज्यादा अभिनय करने लगा। कविता के भाव उसके चेहरे पर आने लगे। मास्टर को आनंदा का कविता गायन इतना अच्छा लगा कि उन्होंने 6ठी 7वीं के बालकों के सामने उसे गवाया। पाठशाला के एक समारोह में उसे गवाया। मास्टर सौदलगेकर स्वयं कविता करते थे। उनके कवियों के काव्य संग्रह उनके घर में थे। वे कवियों के संस्मरण भी सुनाते थे। इससे आनंदा की कवियों के बारे में धारणा बनी कि कवि भी अपने जैसा ही एक हाड़ मांस का, क्रोध लोभ का मनुष्य होता है। अतः आनंदा ने सोचा कि मैं भी कविता कर सकता हूँ। मास्टर जी ने अपने दरवाजे की मालती लता पर कविता लिखी थी। आनंदा ने मालती लता व कविता दोनों देखी थी। इससे आनंद को लगा कि मैं भी अपने खेतों पर, गांव के लोगों पर कविता लिख सकता हूँ। अतः भैंस चराते चराते फसलों पर या जंगली फूलों पर लेखक भी तुकबंदी करने लगा। उन कविताओं को गुनगुनाना और मास्टर जी को दिखाता था। लेखक को कविता लिखने की इतनी धुन लगी थी कि कागज पेंसिल ना होता तो कंकड़ से पत्थर शिला पर लिख लेता था। लकड़ी के टुकड़े से भैंस की पीठ पर लिख लेता। कंठस्थ होने पर उसे पोंछ देता। आनंदा अपनी कविता मास्टर जी को दिखाता। कभी कभी कविता दिखाने के लिए रात को ही मास्टर जी के घर पहुंच जाता। मास्टर जी उसे कविता शास्त्र समझाते, छंद लय अलंकार का ज्ञान कराते, शुद्ध लेखन के नियम बताते। आनंदा को तरह तरह की पुस्तकें देते। उन्होंने उसे कविता करने के अनेक नियम सिखाए। इस तरह लेखक को मास्टर की निकटता तो मिलती ही थी, उनकी मराठी भाषा भी सुधरने लगी। शब्द का महत्व समझ में आया। अलंकार, छंद, लय आदि को सूक्ष्मता से देखने का अभ्यास बढ़ा। इस उपन्यास के माध्यम से लेखक ने यही संदेश देना चाहते हैं कि व्यक्ति के संघर्षों से जूझते रहना चाहिए। इन समस्याओं से भागना नहीं चाहिए, बल्कि इनका मुकाबला करना चाहिए। इसके लिए आत्मविश्वास को होना जरूरी है। बिना आत्मविश्वास के व्यक्ति संघर्ष नहीं कर सकता है। जो व्यक्ति संघर्ष करता है उसे एक ना एक दिन सफलता अवश्य मिलती है। यदि संघर्ष नहीं किया तो मानव जीवन एकांकी एवं नीरस बन जाएगा। इन संघर्षों से जूझकर व्यक्ति सफलता के ऊंचे शिखर पर पहुंच सकता है। लेखक का जीवन भी बहुत संघर्षशील रहा। इन संघर्षों से दो चार होकर भी उसके जीवन के उद्देश्य को प्राप्त कर लिया। इस तरह हम कह सकते हैं कि लेखक अपना उद्देश्य प्रस्तुत करने में सफल रहा है। धन्यवाद। झूठ की कहानी समाप्त हो गई है।